हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड के क्लास 10वीं का साइंस यानी कि विज्ञान का मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड ने नेट पर जारी कर दिया है। इस वीडियो में केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव को ही देखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव को भी देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुल प्रश्नों की जो संख्या दिया है 110 दिया है। तो कुल 110 प्रश्न आएंगे, जिसमें से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 80 लिखा है। तो इस 80 का मतलब हो गया कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है होगा 80 आएगा, जिसमें से आपको 40 का आंसर देना रहेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 24 लिखा है। तो 24 का मतलब यहाँ पे हो गया कि आपके एग्ज़ाम में साइंस में टोटल अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं 24 आएंगे, जिसमें से आपको 12 का आंसर देना रहेगा। और यहाँ पे 6 जो लिखा है, तो 6 का मतलब हो गया कि ये जो साइंस होता है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट होता है। तो उसमें से ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है तो 6 रहेगा, जिसमें से आपको 3 का आंसर देना होगा। तो चलिए, हम लोग इस वीडियो में केवल ऑब्जेक्टिव ही हल करने वाले हैं। तो इस तरह से ये जो 80, 24 और 6 मिलाकर टोटल प्रश्नों की संख्या 110 हो गई है, जिसमें आप लोग समझ चुके हैं कि 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको एग्जाम में 40 करके आना है, और 24 जो है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 12 का आंसर देना है। और 6 जो होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से फिजिक्स में 2 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से एक करना होगा, 6 नंबर का रहता है फिजिक्स में, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री में 5-5 नंबर का 2 रहता है क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में। तो हम लोग इस वीडियो में केवल ऑब्जेक्टिव को ही देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। और एक बात आपको बता दें कि इस मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन और आंसर को हमने टेक्स्ट बुक से लिया है। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का आंसर सटीक मिलेंगे। अगर आप किसी गाइड या फिर गेस पेपर से आंसर देखते हैं तो कभी कभी गाइड में कुछ आंसर गलत भी दिया रहता है, तो आपको हमारे चैनल पर सभी सटीक जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बायोलॉजी का क्वेश्चन है, और पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं ये पूछा है। तो इसका विकल्प देखते हैं। यहाँ पे दिया है जड़ में, पुष्प में, तना में, फल में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा पुष्प होगा, क्योंकि पुष्प ही पौधों का जनन अंग होता है। इसी में आपको पुमंग और जयांग उपस्थित होते हैं, इसीलिए पुष्प ही पौधों का जनन अंग हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। 2 नंबर में दिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है हरे पौधों में होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में पूछा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो होता है जल से बाहर निकलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 4 को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में पूछा है कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियाँ जो है अमाशय में पाई जाती है, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 5 में बोला है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा कोशिका द्रव्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 में बोला है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो इसका जो है राइट आंसर अवायवीय होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से प्रश्न संख्या हम लोग 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में बोला है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 8 को पढ़ेंगे। 8 में बोला है कि पौधों के वायवीय भागों से जल द्वारा हरांश की क्रिया
कहलाती है। यानी कि यहाँ पे ये एक तरह से परिभाषा ही दे दिया है कि पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का परिभाषा ही यहाँ पे दे दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखते हैं। घेघा रोग पनपता है, तो घेघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। बोला है 10 नंबर में कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्लाज्मा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या 11 को भी देखते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं, तो रक्तचाप जो है किसके द्वारा मापा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि इसका आंसर होगा स्फिग्मोमैनोमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 में दिया है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जंतुओं में तो पाई नहीं जाती है, पौधों और जंतुओं दोनों में, तो इसमें भी नहीं पाया जाएगा, इसमें भी नहीं पाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर प्रश्न में क्या दिया है। 13 नंबर प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है तिलचट्टे में पाया जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया है कि रक्त क्या है, तो हम लोग 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 15। प्रश्न संख्या 15 में दिया है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो मूत्र का पीला रंग जो है यूरोक्रोम के कारण ही पीला होता है यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है, तो इसमें से उभयलिंगी जंतु जो है केचुआ है। उभयलिंगी उसको कहते हैं जो जल और स्थल दोनों पर है, तो इसका राइट आंसर केचुआ यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 में पूछा है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया जो है यकृत से रक्त में प्रवेश करती है यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग 18वां प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीडीटी यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी जीव जंतु आते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार से 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां नंबर प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो भूमिगत जल का उदाहरण यहाँ पे पढ़ने से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ इंग्लिश वाला सेंटेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है अंडरग्राउंड वाटर, तो अंडरग्राउंड वाटर का अच्छा जो है उदाहरण हो सकता है तो कुआं ही हो सकता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और 21 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न में दिया है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, तो प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास डार्विनवाद कहलाता है यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न में पूछा है कि हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे जो है उत्पादक कहलाते हैं यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हरे पौधे प्रोड्यूसर कहलाते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 23वां नंबर है। इसमें पूछा है कि अंडोत्सर्ग का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। तो इसी प्रकार से हम प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। इसमें पूछा है लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अग्नाशय में। तो चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर प्रश्न में पूछा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी यानी कि आयोडीन।
चलिए इसी प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 26वां नंबर प्रश्न में बोला है निश्चल कणिकाएं पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर में क्या नंबर प्रश्न में दिया है कि मानव मस्तिष्क का वजन होता है, तो मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है 1200 से 1400 ग्राम होता है, और यहाँ पे केजी में दिया है, तो यहाँ पे 1.2 से 1.4 केजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न 28वां नंबर प्रश्न देखते हैं। तो चलिए तो हम इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 में दिया है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस इसका सही आंसर होगा। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इजी है और इसमें पूछा गया है कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 में दिया है कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अवतल लेंस होता है उसके द्वारा आभासी, सीधा और छोटा सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है ऊर्जा का और कार्य का एसआई मात्रक दोनों का जूल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और जो 32 नंबर प्रश्न पूछा है कि आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है, तो इसका राइट आंसर होगा परिकिरणन या स्कैटरिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सामान्य नेत्र की न्यूनतम दूरी होती है, तो सामान्य नेत्र की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देख चलिए प्रश्न संख्या 34 को पढ़ते हैं। इसमें दिया है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, तो यहाँ पे एफ का वैल्यू जो है एफ का वैल्यू दे दिया है आपको 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको 50 सेंटीमीटर में दिया है, तो हमें इसको सबसे पहले मीटर में चेंज करना होगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए हमें इसमें क्या करना होगा 100 से भाग करना होगा। तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे बच जाएगा 2, यानी 1/2 एफ का वैल्यू निकला। तो यहाँ पे हमको क्षमता पूछा है, तो क्षमता यानी क्षमता निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/, उसके नीचे हमें क्या कर देना है जो एफ़ का वैल्यू निकला है 1/f करना है, क्षमता मतलब 1/f, तो एफ़ का वैल्यू निकला है 1/2, तो हमें क्या करना है इस 1 के नीचे 1/2 यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे ये 1/2 जो है भाग में है, तो इसको हमें गुणा बदलना होगा। तो जब गुणा बदलेंगे तो इसको इस 1 को हमें क्या करना है 1/1 लिख लेना है, और इसको जब 1/2 को गुणा करेंगे तो ये भाग में है तो गुणा बदलेगा तो 2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, तो इसका आंसर आ जाएगा केवल 2, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा +2, क्योंकि ये जो लेंस है उत्तल लेंस है तो ये क्या हो जाएगा +2 डायप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5। चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं 36 नंबर प्रश्न में क्या दिया है। इसमें बोला है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चमाभि पेशियों द्वारा। चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखते हैं। और 37 नंबर प्रश्न में बोला है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन है चाहे परावर्तन दोनों का 2 ही नियम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 में दिया है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तल लेंस। चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया है कि इसमें पूछा है कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, तो इसका राइट आंसर होगा फोकस से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 में पूछा है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, तो इस क्या नहीं होगा
तो देखिए, यदि प्रिज्म से कोई किरण गुजरेगी तो अपवर्तन तो होगा ही और विचलन भी होगा। तो क्या नहीं होगा इसमें ये पूछा है। तो जब प्रिज्म से होकर के एक वर्णी किरण गुजरेगी तो वह 7 रंगों में विभक्त नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे किरण कैसी है, एक वर्णी है। तो एक वर्णी है तो उसका जो है 7 रंगों में विभक्त नहीं हो पाएगी, यानी कि वर्ण विक्षेपण उसका नहीं हो पाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न संख्या हम लोग 41 को देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न में बोला है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। तो 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गतिमान हवा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार से हम प्रश्न संख्या 42 को देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न में बोला है कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋणात्मक। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न संख्या हम लोग 43 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 में पूछा है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो ये सबको पता है कि विद्युत का सुचालक जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 44 को। इसमें पूछा है कि वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो सबसे पहले इसमें वक्रता त्रिज्या 1 मीटर दिया है, यानी कि आर का मान जो है 1 मीटर दिया है। तो हमें इसको सेंटीमीटर में सबसे पहले बदलना होगा। तो सेंटीमीटर में जो बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 100 सेंटीमीटर हो जाएगा आर का मान। ठीक है, और इसमें पूछा क्या है कि फोकस दूरी, यानी एफ पूछा है कि एफ क्या होगा। तो देखिए हमको एफ निकालना है। तो एफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ बराबर फार्मूला क्या होता है r/2। तो यहाँ पे r का वैल्यू दे दिया 100, r का वैल्यू 100 है तो हम ऊपर लिख देंगे 100 और नीचे लिखेंगे 2 और इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 50, यानी कि 50 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरणें अभिलंब से विचलित हो जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी कि ठोस वाले भाग से हवा वाले भाग में, हल्के भाग में जब जाती है तो क्या होता है, अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 46 को देखते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे 46 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है। इसमें पूछा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं। और इसमें पूछा है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत जो होता है कोयला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न में बोला है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विक्षेपण। चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न को की ओर बढ़ते हैं। और प्रश्न संख्या 49 में बोला है कि हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। तो इसका राइट आंसर होगा 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि 220 वोल्ट जो होता है वो एसी धारा आता है, एसी करंट आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं। और ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। जस्ता की परमाणु संख्या क्या है, यानी जिंक की परमाणु संख्या क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। प्रश्न संख्या 51 का राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 में बोला है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है। तो प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NaOH। चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 53 नंबर प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो हेमाटाइट जो होता है लोहा का अयस्क होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी Fe मतलब लोहा, और लोहा का ही ये
अयस्क है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 54 को। 54 नंबर प्रश्न में बोला है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण पूछा है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा फेन उत्प्लावन विधि, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 55 को देखते हैं। यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया हुआ है और पूछा है कि किस प्रकार की यह अभिक्रिया है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 55 का, यह एक उपचयन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 56 को देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न में बोला है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र जो होता है C6H12O6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 57 को देखते हैं। इसमें बोला है प्रश्न संख्या 57 में कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, अम्ल जल में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयनित होता है। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 58 को देखते हैं और इसमें बोला है कि लिथियम के वाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं, तो लिथियम के वाह्यतम शेल में पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, क्योंकि इसका जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 3, और परमाणु संख्या 3 होता है तो पहला कक्षा में 2 हो जाएगा, तो अंतिम कक्षा में 1 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न में बोला है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, तो आवर्त सारणी के शून्य समूह का जो तत्व है वो हो जाता है हीलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या 60 को देखते हैं और इसमें पूछा है कि निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है ये फ्लोरीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या 61 को देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न में पूछा है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारे शरीर का प्रश्न संख्या 62 में पूछा है कि हमारे शरीर का पीएच मान क्या होता है, तो हमारे शरीर का पीएच मान जो होता है 7 से 7.8 तक रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 63 को देखते हैं और इसमें पूछा है कि निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि H2SO4। H2SO4 एक क्या है, अम्ल है। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 64 को देखते हैं और इसमें पूछा है कि निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेथिल ऑरेंज हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या 65 को देखते हैं। इसमें पूछा है प्रश्न संख्या 65 में कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 66 को देखते हैं और इसमें पूछा है कि कॉपर पाइराइट का रासायनिक संघटन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CuFe2S, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 67 को देखते हैं और इसमें पूछा है कि प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 68 को देखते हैं। इसमें पूछा है कि निम्नांकित में कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Zn, यानी कि जिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 69 को देखते हैं और इसमें से पूछा है कि किसी अधातु के वाहतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, किसी अधातु के वाहतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है, तो 4, 5, 6, 7 हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं
तो 70 नंबर प्रश्न में पूछा है कि पीतल निम्नांकित में किनकी मिश्र धातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि Cu+Zn। चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो है बोला है कि निम्नांकित में कौन समावयवी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एथिल अल्कोहल और डाईमेथिल ईथर। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 73 में दिया है कि लोहे की अभिक्रिया भाप। प्रश्न संख्या 73 में दिया है लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। तो प्रश्न संख्या 73 का राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे 74वां नंबर प्रश्न है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है। तो प्रश्न संख्या 74 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16 हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 75 को देखते हैं। इसमें पूछा है कि निम्नांकित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉपर। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक मिश्र धातु में 90% Cu और 10% टिन है, तो इस मिश्र धातु का नाम है। तो इस मिश्र धातु का जो नाम होगा वो हो जाएगा ब्रोंज यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या 77 को देखते हैं। और इसमें बोला है कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि H2 गैस। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 78 को देखते हैं। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि Ag। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया है कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गैंग। चलिए इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या 80 और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। तो किस गुण के कारण धातुओं को तार बनाए जाते हैं। तो तन्यता के कारण यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।